तो ये बात तो आपने सुन रखी होगी कि मैट्रिक कर लो, आगे तो सब आसान है। भला किसने कहा था कि ये यू टर्न भी आना है। तो भाई हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 2027 के एग्जाम के लिए, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक हो गया। चैप्टर वाइज डिस्कस होंगे। तो अब आपने करनी है तैयारी। अगर कहीं पर भी लैग करेंगे तैयारी में, तो आपको एंड में एक वो जो शेर है वो कहना पड़ जाएगा कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफ लेके आ गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बेहतर है कि इस शेर को एंड में बोलने से पहले आप इसके लिए तैयारी कर लें। तो हम अब चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब, जो कि है हमारे पास शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछता है कि व्हाट इज आईटी। ठीक है, आईटी क्या है एंड यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ आईटी। इसको इरेज कर दूं। यूजेस और अब्यूजेस आईटी के हमने बताने हैं। तो देखो भाई, बड़ा आसान सवाल है और आपने करनी है, क्या करनी है, तैयारी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन करना है और कॉन्सेप्ट बनाने हैं। लास्ट टाइम आपको पता होगा कि ये बातचीत चल रही थी कि हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, तो जो कि नहीं हुए, तो मोस्ट प्रोबेबली कि इस ईयर से इंप्लीमेंट हो जाए। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और वर्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पहले सवाल की। पहला सवाल क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई आईटी क्या होता है, जो हमारे पास क्या है, चैप्टर का नाम भी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईटी। व्हाट इज आईटी? आईटी बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, आईटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आईटी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सही हो गया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन, कॉम्बिनेशन विद व्हाट, विद टेलीकम्युनिकेशन, विद टेलीकम्युनिकेशन, और यू कैन से नेटवर्क। ठीक है, आईटी की डेफिनेशन है ये। अब देखो भाई, मैंने तो कह दिया, बड़ी आसानी से मैंने ये बात कह दी कि कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अब मैं इसको बताता चलूं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वैसे तो आपने पढ़ा होगा पहले, लेकिन हम इस वक्त ये कंसिडर करते हुए चल रहे हैं कि हमें वो बच्चा भी देख रहा है जो 9th किसी और बोर्ड से, किसी और फैकल्टी से करके आया हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो क्या होता है, वो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस अडॉप्ट कर लेता है, तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं बता देता हूं कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर इज नॉन एज any physical part, what I have said, any physical part of an object, of an object is known as hardware. क्या कहा मैंने अभी तक? हार्डवेयर वो चीज है कि कोई भी फिजिकल पार्ट हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। लेट्स से आई हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का फिजिकल पार्ट्स, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे, ये बैक और ये कैप इसका, सॉरी कह सकते केस इसका, ये सारे क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स हैं इसके। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स मिल मिलाकर बनेंगे तो एक हार्डवेयर बन जाएगा। और अलग से हम देखेंगे तो इसका कंपोनेंट ये भी एक हार्डवेयर है, क्योंकि एनी फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट का मतलब है जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम छू सकें, जिसको हम देख सकें। ठीक है, इज नॉन एज हार्डवेयर। अब बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है नॉन टचेबल पार्ट। ठीक है, जिसको हम नहीं टच कर सकते या नहीं छू सकते, या नॉट फिजिकल पार्ट। यहाँ ज्यादा बेहतर नॉट फिजिकल रहेगा, आप नॉट फिजिकल कंसिडर कर ले कि नॉट फिजिकल पार्ट। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं ना, हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एप्लीकेशंस डॉट एपीके उसकी एक्सटेंशन है। एप्लीकेशन जितने भी हमारे पास क्या है वो सॉफ्टवेयर है, और वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, और इस पे क्या कहा कि कॉम्बिनेशन टेलीकम्युनिकेशन के साथ। व्हाट डज इट मीन बाय टेलीकम्युनिकेशन? इट इज नॉन एज लेन, कनेक्टिविटी। ठीक है, आपकी कनेक्टिविटी कैसे है, जैसे कि आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट होता है आईटी का। उसका मेजर रोल क्या होता है कि वो तमाम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरलिंक करके चला रहा होता है, या इंटरलिंक जो कनेक्शन होते हैं उसको मेंटेन कर रहा होता है। ऐसा ही है, कोई भी खराबी होती है, कोई भी वायरस या कोई भी इस तरह की चीजें इंस्टॉल करनी हो, सिस्टम में कोई खराबी आ रही हो, तो आप आईटी के बंदे को बुलाते हैं।
सेम इसी तरीके से वो क्या करता है कि वो नेटवर्क के अंदर रहते हुए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बना के हम उसको कहते हैं कि ये आईटी है, ठीक है। दैट इज नॉन टू बी एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ, यूजेस एंड अब्यूजेस। यूजेस और अब्यूजेस क्या होते हैं? देखो, यूजेस का मतलब है हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या वो कैसे फायदेमंद हमारे लिए हो सकता है, या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कर लें इसको आप। देखो, हमारे पास क्या है, आईटी के यूजेस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल हो सकता है। हमारे क्या है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, ठीक हो गया। डेटा की प्रोसेसिंग यानी कि हमने डेटा को फीड करना है, कौन बंदा कितने बजे आया है, क्या हुआ, ये सारी चीजें। और हमारे क्या होगा, बिजनेसेस में हेल्प करेगा, ठीक हो गया। बिजनेसेस में अगर हम मैं मेजरली बात करूं तो मेजरली क्या होगा, ऑटोमेट करना, ई कॉमर्स वगैरह, ये सारी चीजों के अंदर बेनिफिट दे रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एब्यूसेस की, ठीक है। अब हर चीज का, अगर किसी चीज का कोई फायदा है तो कोई ना कोई नुकसान भी हो रहा होता है। इसमें नुकसान क्या हो सकता है? सबसे पहले इसका नुकसान हो सकता है क्राइम। क्या हो सकता है भाई? आपको कोई क्राइम कर सकता है इसके जरिए से। उस क्राइम की कैटेगरी के अंदर क्या आएंगे? हैकिंग आ सकती है ना, कोई हैकिंग कर सकता है। और क्या हो सकता है? आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, ठीक है। आपकी प्राइवेसी, जो आपके ओरिजिनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो ब्रीच आउट हो सकती है, ठीक है। और एक और टर्म होती है, दैट इज नॉन टू गेट पायरेसी। पायरेसी का मतलब क्या होता है? पायरेसी का यह मतलब होता है कि आप किसी की चीज नॉन प्रॉफिटेबल इस्तेमाल करें, यानी उसको बगैर प्रॉफिट दिए इस्तेमाल करें, उसको हम कहेंगे पायरेसी। और अगर वो चीज सॉफ्टवेयर होगी तो हम सॉफ्टवेयर पायरेसी उसको कहेंगे, ठीक है। तो यहां तक था आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 2 की। नंबर 2 है कि डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के दरमियान में क्या डिफरेंस है हमारे पास? तो जिस तरीके से नाम से जाहिर है, कि नाम से जाहिर है हमारे पास क्या मतलब हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर ऐसा पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते, नॉन टचेबल। और हार्डवेयर ऐसा पार्ट किसी भी एंटिटी का जिसको हम टच कर सके, उसका कोई भी कंपोनेंट हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। सेम इसी तरीके से मिसाल के तौर पर अभी मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी की। तो सॉफ्ट कॉपी तो मैंने कहा कि भाई नॉन टचेबल हो, नॉट टचेबल हो सकती है, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी क्या हो सकती है? सॉफ्ट कॉपी हमारे पास डिस्प्ले हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्प्ले हो सकता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आउटपुट के नाम से जानते हैं। डिस्प्ले से मुराद क्या है? डिस्प्ले से ये मुराद है कि जो आप, मिसाल के तौर पर अभी रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल पर देखेंगे, वो मोबाइल पर जो नजर आएगी वो सॉफ्ट कॉपी होगी। वो इस रिकॉर्डिंग का, इस फिजिकल एनवायरनमेंट का वो एक सॉफ्ट वर्जन आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से हमारे पास सॉफ्ट कॉपी और क्या हो सकता है जिसको हम नहीं टच कर सकते, जैसे कि मिसाल के तौर पर इमेज, इमेज भी होती है हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे मोबाइल में पड़ा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है पीडीएफ, ठीक है। अब पीडीएफ जब आपके पास मोबाइल में पड़ा होता है, वो हम उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। इसी तरीके से इसके बरक्स अगर हम बात करें, हम बात कर लेते हैं हार्ड कॉपी की। हार्ड कॉपी, अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, दोनों के अंदर इनपुट भी और आउटपुट भी। अगर हम बात करें सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइसेस की तो कुछ अलग होंगी, अगर हम बात करें हार्ड कॉपी इनपुट डिवाइसेस की तो अलग होंगी, एंड सो ऑन के आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बात की यहाँ पर डिस्प्ले और आउटपुट की, तो ये मुझे नजर कहाँ आ रहा होगा? ये आ रहा होगा मॉनिटर पे। किस पे आ रहा होगा? मॉनिटर पे। बेसिकली मॉनिटर इज नॉट एन सॉफ्ट कॉपी कैटेगरी, लेकिन यहाँ पर मॉनिटर की जो मैं बनावट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मॉनिटर की जो मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? हार्ड कॉपी कहलाएंगे। और मेरे पास क्या है? ये हार्ड कॉपी की कैटेगरी के अंदर इसको कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद अगर मैं इमेज देखूं तो इमेज कहाँ नजर आएगा? मोबाइल में नजर आएगा, ठीक है। इमेज कहाँ नजर आएगी? हमें मोबाइल में नजर आएगी। मोबाइल एक क्या है? एक हार्डवेयर है, ठीक है, फोन बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा पीडीएफ। तो पीडीएफ हमें क्या नजर आएगा? पीडीएफ जब हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है,
प्रिंट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हार्ड कॉपी हो गई, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये डिफरेंस। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा तीसरा सवाल है शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है हमारे पास कि सीपीयू क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सीपीयू को हम समझ लेते हैं कि सीपीयू हमारे पास क्या है। पहले तो मैं इसकी लिख देता हूं फुल फॉर्म। ठीक है, एंड फुल फॉर्म स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आ गई कि इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जैसे कि हमें कंप्यूटर का फंक्शन पता है कि कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर करता है इनपुट। ठीक है, इनपुट, और हमें क्या दिखाता है, आउटपुट। बीच में वो क्या कर रहा होता है, बीच में वो कर रहा होता है प्रोसेसिंग। क्या करता है, प्रोसेसिंग। ठीक है, कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट में जवाब देता है। इसी तरीके से अब मैं आपको ये बताऊं, मिसाल के तौर पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वक्त अगर मुझे कोई बात कर रहा हूं तो ये क्या है, एक इनपुट है। अब इनपुट हमारे पास ब्रेन में हो रहा होता है, कहाँ हो रहा होता है हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा नेक्स्ट से ये एक मार्कर है, अभी जब मैं लिखने लगूंगा तो मैं क्या करूंगा, मार्कर को उठाना चाहूंगा। ठीक है, लिखने के लिए मैंने जैसे मार्कर को पिक किया तो पहले मुझे सिग्नल क्या मिले कि मुझे अब मार्कर उठाना है, इनपुट मिला, किसने प्रोसेस किया, हमें हर इंस्ट्रक्शन कौन देता है, हमारा दिमाग देता है इंस्ट्रक्शन। हमारे में जो दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग हुई मेरे दिमाग में और मैंने आउटपुट लेकर उसको लिखना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर में भी यही होता है, हम उसको कोई चीज देते हैं इनपुट करने के लिए, वो प्रोसेस करता है और आउटपुट दे देता है। अब वो प्रोसेसिंग किस तरीके से करता है, उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि हमारे अंदर यानी इंसानों में हमें प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा होता है, दिमाग दे रहा होता है। और इसी वजह से इसकी जो बीच में प्रोसेसिंग है या सीपीयू को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है भाई, अगर आपके पास कभी ये चीज आ जाए कि सीपीयू का दूसरा नाम क्या है, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है या फिर प्रोसेसर है या फिर माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और बात पे लिख देता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक हो गया, तो आपके पास इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सीपीयू के और मजीद नाम क्या है, लेकिन हम इसको यूजुअली चाहते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नॉन एज सीपीयू एंड सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, अब मैंने जिस तरीके से इंसानी मिसाल के देकर बात की कि दिमाग हमारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, अब ये रिलाय कहाँ करते हैं, यानी इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन होती है मदरबोर्ड। क्या होती है, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या हो गई, इसकी पोजीशन होती है मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, और मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड वो हार्डवेयर है कंप्यूटर का जिसपे तमाम कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, जहां पर आपकी रैम लगी हुई मिलेगी, जहां पर आपको रोम, रोम से मुराद सेकेंडरी स्टोरेज, जहां पर आपको जो है फैन और पोर्ट स्लॉट सारी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी, उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड के ऊपर ये मौजूद होता है और ये बना हुआ किस चीज से होता है, ये होता है कुछ इस तरीके के नजर आने वाली चिप। ठीक है, इस तरीके की नजर आने वाली चिप होती है जिसके अंदर छोटे 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 मिलियंस ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, छोटे छोटे मिलियंस ऑफ, क्या मिलियंस की तादाद कही है मैंने, हंड्रेड्स नहीं कहा, थाउजेंड्स नहीं कहा, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं और ट्रांजिस्टर्स को डिटेल में इन डेप्थ में आपने या तो मैट्रिक में पढ़ा होगा या आगे आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स के अंदर कि ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और उसकी जो बॉडी होती है या सराउंडिंग होती है वो किससे बनी हुई होती है, वो होती है सिलिकॉन से। किससे होती है, सिलिकॉन से बनी हुई होती है। ठीक है, जहां के इसकी प्रोडक्शन रह सके। अच्छा, ये बात हो गई। अब आप जब अक्सर आप इसको खोल के देखेंगे, वो सिस्टम यूनिट का जब आप बॉक्स खोलेंगे तो उसके आपको ये ब्लैक कलर की नजर आएगी, और अगर आपके पास इंटेल का सिस्टम है तो उसके ऊपर इंटेल लिखा हुआ नजर आएगा, अगर आपके पास एएमडी का सिस्टम है तो एएमडी नजर आएगा, आईबीएम है तो वो उस तरीके से सारा ये उस कंपनी का लोगो लगा हुआ होता है, उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है।
तो बात हो रही थी कि ये रिलाय करता है, इसकी जगह होती है, इसकी पोजीशन होती है, वो मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में। अब चूंकि हमें पता है कि ये क्या है, हमारे पास प्रोसेसिंग है, दिमाग का काम करता है, तो जिस तरीके से इंसानी दिमाग के कुछ हिस्से हैं, इसी तरीके से इसके भी हिस्से हैं, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं भाई? कंपोनेंट्स। इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। मैं यहां पर लिखता हूं टू मेजर कंपोनेंट्स। नंबर वन, ALU, and ALU stands for arithmetic logic unit। ठीक है, ALU stands for arithmetic logic unit। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा ALU। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ये काम है, पहले तो हम समझते हैं अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक का मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। इतना समझना है, ठीक है, मॉड्यूलस। लॉजिक का क्या काम है? लॉजिक का ये काम है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक लॉजिक देता हूं, जैसे कि अगर बिलफर्ज हम कंसीडर करते हैं कि इस वक्त फर्स्ट ईयर देखने वाले हमें तमाम 18 से ऊपर है, मैंने एक कंसीडर कर लिया। अगर 18 से ऊपर होंगे, अगर 18 से ऊपर होंगे तो आप वोट दे सकते हो, ठीक है, एलिजिबल। अगर आप जिबल अगर आप 18 से ऊपर नहीं होगे तो आप क्या हो? नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो आप क्या हो? नॉट एलिजिबल हो। अगर आप इस बात को देखें तो ये बात हमें बता क्या रही है? ये बात बता रही है इफ एल्स की कंडीशन। क्या कंडीशन बता रही है? इफ और एल्स की कंडीशन। और इफ एल्स की मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हो तो ठीक है, ना हो तो एल्स में ये चल जाए। ठीक है, अगर मगर लॉजिक यही होती है। आपने एक और चीज पढ़ी होगी अपने मैट्रिक के अंदर, इधर आप जिस भी बोर्ड से हो, फैकल्टी से हो, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स के अंदर भी ये टॉपिक्स होते हैं और कंप्यूटर साइंस की क्लास, मैट्रिक क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉपिक्स है। वो क्या है? हमारे पास गेट्स, लॉजिक गेट्स। क्या है भाई? लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स के अंदर क्या होता है? कुछ गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ दो की बात कर लेता हूँ, एंड और। ठीक है, एंड और की मैंने बात कर ली। तो ये क्या है? ये भी एक लॉजिक्स है कि आप कंप्यूटर के आईसी को, कंप्यूटर के सिस्टम को इतना इनपुट दे रहे हैं, वो इतना आउटपुट दे रहा है, और इस वक्त ये इनपुट और ये आउटपुट प्रोसीड हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिकली। तो बात बताने की ये है कि जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, उसका काम यह है कि इस प्रोसीजर्स को भी देखे और इन प्रोसीजर्स को भी परस्यू करे। तो अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि भाई जब अर्थमेटिक का ये काम है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी काम हो रहा होगा वो अर्थमेटिक ही करेगा, ऐसा ही है। तो फिर बाकी इसके कंपोनेंट्स क्या करेंगे? अब देखते हैं हम अगला कंपोनेंट। अगले का नाम है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। क्या नाम है? कंट्रोल यूनिट, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा CU। सही है। अब कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? ये काम तो ALU ने कर लिया मेरे तकरीबन सारे काम, क्योंकि तकरीबन यही काम हो रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, लॉजिक्स बिल्ड करता है, थमेटिक ऑपरेशन बिल्ड करता है, कंप्यूटेशन पावर को परस्यू कर रहा होता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट बेसिकली एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है। किस तरीके से? ट्रैफिक पुलिसमैन। अब ट्रैफिक पुलिसमैन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर किसी एक जगह रश होगी तो वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा ना। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कुछ भी मसले हो जाते हैं, जुलूस हो जाते हैं, या फिर कोई भी हड़ताल वगैरह हो जाती है, तो सराउंडिंग्स बंद हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई इतनी जगह बंद है, आप उस दूसरा रास्ता इख्तियार करें। सेम इसी तरीके से कि अगर कंट्रोल यूनिट ये देखेगा कि आइदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास या कंप्यूटर के और कंपोनेंट्स के पास रश है, तो वो दूसरा रास्ता इख्तियार करने को कहेगा। या फिर इसके दूसरे बरक्स, वो इसको क्या करेगा? वो कंट्रोल कर रहा होगा सारे प्रोसीजर को कि कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सराउंडिंग या आउट ऑफ द लाइन ना चली जाए। सही है, समझ आ गया? क्या करता है कि कंट्रोल यूनिट सारा सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, डेटा को ट्रांसफर कर रहा होता है। ट्रांसफर कर रहा होता है किसको? डेटा को। ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करने में मदद देता है, नॉट ओनली डेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया कंट्रोल यूनिट का। और इसके बाद हमारे पास एक और चीज होती है
that is known as to be as registers. रजिस्टर्स क्या चीज है? अच्छा, रजिस्टर्स के अलावा ना हमारे पास होता है कैशे, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास होता है क्लॉक। इनको भी हम साथ ही देख लेते हैं, चूंकि ये एक पिछली क्लास के टॉपिक है, लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं। रजिस्टर्स क्या चीज है भाई? रजिस्टर जो होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास रैम तो है, आपने ये बात सुन रखी होगी कि जितनी रैम ज्यादा उतनी स्पीड ज्यादा, ऐसे ही है, जितनी रैम ज्यादा उतनी स्पीड ज्यादा। अब रैम ज्यादा होने का क्या मतलब है? रैम ज्यादा होने का मतलब ये है कि रैम वो मेमोरी है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स या किसी भी डिवाइस के प्रोग्राम्स को जल्दी चलाने में मदद देती है, ठीक है, जल्दी प्रोसीड करने में मदद देती है। उसको हम क्या कहते हैं? रैम का कंसिडर होता है, ये रैम का काम है, ठीक है। लेकिन अगर हम उससे पहले की भी बात करें कि दिमाग के साथ मजीद जुड़ी हुई, दिमाग जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मेरे दिमाग के अंदर मेरी इंस्ट्रक्शंस पहले प्रोसीड होती हैं, मैं इसको कहूंगा ये मेरी रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है, रजिस्टर मेमोरी है। अगर मैं कहूंगा मेरे अंदर उतनी कुव्वत होगी तो मैं कहूंगा ये मेरा रैम है कि मैं उस काम को कितनी जल्दी कर लूं। मिसाल के तौर पर ये रहा, मुझे अभी लिखना है, कुछ भी इनपुट करना है, मेरे दिमाग ने कर लिया, रजिस्टर मुझे मेमोरी बता दी, मेरे अंदर कुव्वत होगी तो मैंने उसको फटाफट उठा लिया, एक काम किससे किया? रैम ने किया। इसी के बरक्स हम जिस तरीके से चैलेंजेस को देखें तो चैलेंजेस में भी यही होता है कि दिमाग ने तो आपको समझ लिया, फटाफट से पिक कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। अब मेरे अंदर जितनी सख्त होगी, मैं जितना जल्दी से कर सकूंगा, ठीक है, उस काम को हम क्या कहेंगे? रैम को कहेंगे। और इसी वजह से अगर रैम ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे? काम को जल्दी प्रोसीड कर सकेंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर, मोबाइल, ये जो भी डिवाइसेस है उनका यही प्रोसीजर होता है कि रैम ज्यादा तो काम की स्पीड ज्यादा, ठीक है। अगर इसको मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो हड्डियां मजबूत, काम जल्दी। वो लाइफ बॉय का ऐड है ना कि जड़ जड़ें मजबूत होंगी, या इस तरीके से कुछ इसका है कि जो शैम्पू के वक्त आ रहा होता है कि बेटी बेटी को मजबूत बनाओ इस तरह से झट करके, तो वो खैर उसी तरीके से सारी चीजें। तो हम बात कर रहे थे रजिस्टर्स की। देखो, जब मैं काम को करना चाहा, मैंने इनपुट देना चाहा, ठीक है, इनपुट मिला मुझे, मुझे प्रोसेसिंग की, तो ये काम क्या मैं मतलब याद रहेगा मुझे हमेशा के लिए? हमेशा के लिए तो नहीं याद रहेगा ना, जब तक मैं काम कर रहा हूँ, मैंने किया और बस फिर मैं आगे बातों में लग गया। तो यही चीज है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है? हमारे पास एक टेम्पररी मेमोरी है। क्या है भाई? मेमोरी तो है, याद तो हो रहा है, चीजें सेव तो हो रही हैं, लेकिन क्या हो रही है? टेम्पररी हो रही है, आरजी तौर पर हो रही है। इसी आरजी तौर को जो काम करता है वो रजिस्टर्स करते हैं। रजिस्टर्स की अपनी स्पेसिफिक मेमोरी की जो है एलोकेशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर 8 बिट, ठीक है, 32 बिट, 64 बिट एंड सो ऑन, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्पेस भी तो चाहिए ना, इसको कैपेसिटी भी तो चाहिए उन चीजों को स्टोर करने के लिए। तो यूं समझें, जो प्रोग्राम चल रहा होगा सबसे पहले यहां से स्टार्ट होगा, रैम के साथ ताल्लुक बनाएगा और आगे चल रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको ये समझते हैं। अगर हम देखें, हमारे पास ये सवाल आ जाए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी। अगर हमारे पास ऑप्शन न दिया हुआ हो, अगर ऑप्शन दिया हुआ हो रैम का, रोम का और किसी और मेमोरी का, तो फिर हम बात करेंगे रैम की, ठीक है। फिर हम वहां पर, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम वहां पर रजिस्टर्स नहीं कहेंगे, हम वहां पर रैम कह रहे होंगे। तो मैं बात कर लेता हूँ कैशे की। ये तो टेम्परेरी मेमोरी है ना, इसी तरीके से कैशे भी टेम्परेरी मेमोरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ टीएम कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। लेकिन टेम्परेरी मेमोरी क्यों है? ये होते हैं बेसिकली इंटरमीडिएट, यूं कह लें इंटरमीडिएट जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं उनको जो है स्टोर करके रखती है। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल चलाएं, ठीक है, मोबाइल चलाते चलाते आपने बहुत सारे ऐप्स खोले और आप डायरेक्ट सेंटर वाले बटन से बैक जा रहे हैं। अब जब सेंटर वाले बटन से आप बैक जा रहे हैं तो आपने वो ऐप्स पीछे से हटाए नहीं है, जो एक लास्ट वाला बटन होता है उससे आपने हटाए नहीं है। जब आप उस लास्ट वाले बटन को प्रेस करते हैं, जहां से आपने छोड़ा होता है वो वहीं से चलाता है। और यही काम किसका है? कैश मेमोरी का, ठीक है। जहां से आपने चीजों को छोड़ा हुआ होता है वो वहीं से चलाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लैपटॉप की बात करूं, तो लैपटॉप पे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स खोल लें, ठीक है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स खोल के अपने लिड लैपटॉप की बंद करते हैं। अगर उस लिड की ये सेटिंग हुई भी होगी, जैसे अभी ये बंद हो गया, उस लिड की अगर ये सेटिंग हुई भी होगी
कि सिस्टम बंद ना हो तो वो सिस्टम बंद नहीं होगा, आपके जो जहां ऐप है वो वैसे ही रहेंगे, जैसे ही आप उसको वापस खोलेंगे वो वहां से प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, इसके होती है सेटिंग्स होती है, हाइपररेट कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं, या फिर आप शट डाउन कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको करना हो। ठीक है, तो ये बात करना था। अब इसके बाद है हमारे पास क्लॉक। क्लॉक क्या करता है, देखो हमारे पास जो सीपीयू के अंदर चीजें होती है ना, वो सारी इंस्ट्रक्शंस है। क्या है? इंस्ट्रक्शंस है। और इंस्ट्रक्शंस को चलने के लिए या इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से फुलफिल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है क्लॉक की। किसकी? क्लॉक की जरूरत पड़ती है। और क्लॉक क्या करती है? पल्सेस की तरह काम करती है, पल्सेस की तरह इंस्ट्रक्शंस को प्रोसीड करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के धड़कन तेज हो जाएगी अगर हमारा बीपी क्या होगा? अप हो जाएगा। ठीक है, हमारी पल्सेस ज्यादा तेजी से इस तरीके से धड़ धड़ करेंगे। तो सेम इसी तरीके से अगर आपकी मेगा हर्ट्स में या गीगा हर्ट्स में पल्स क्लॉक की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा पल्सेस बनेंगी, ज्यादा पल्सेस बनेंगे तो ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जल्दी से प्रोसीड होंगी। तो क्या है, हमारे पास क्लॉक भी मैटर कर रहा होता है कि क्लॉक जितनी स्पीड से काम कर रही होगी, जितनी स्पीड से इंस्ट्रक्शंस को प्रोसीड करेगी, उतना ही रजिस्टर्स डेटा को लेगा और फिर आगे रैम को पहुंचाएगा। अगर उसके पास होगा तो ठीक, नहीं तो वो सेकेंडरी मेमोरी का सहारा लेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा एक शॉर्ट का सवाल मैंने लॉन्ग करके डिटेल में समझा दिया ताकि आपको तमाम बातें समझ आ सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जाने, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, नाम से जाहिर है और नाम ही सब कुछ डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है, अब पहले तो मैं ये बात बताते चलूं, या बल्कि सबको ही पता होगी कि प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर हमारे पास क्या करता है? प्रिंट निकाल के देता है। मैंने पिछले सवालों में डिस्कस किया जब हम हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी को पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रिंटर क्या करेगा, हमारी हार्ड सॉरी सॉफ्ट कॉपी को, हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाजुकात ऐसी भी डेफिनेशन आ जाती है, बाजुकात ऐसा एमसीक्यूज भी आ जाता है कि अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी इज नॉन एज प्रिंटर। ठीक है, कैसे सॉफ्ट कॉपी? आपने कभी प्रिंट निकलवाया होगा, ठीक है, आपके पास पीडीएफ होता है, पीडीएफ को आप प्रिंट निकलवाते हैं तो वो किसमें? पेपर के फॉर्म में हार्ड कॉपी में आ जाता है। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं प्रिंटर, और ये काम प्रिंटर का है। अब यहाँ पे प्रिंटर के एग्जाम की बात हो रही है, प्रिंटर के टाइप्स की बात हो रही है। हमारे पास दो दो टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं मेजरली। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट। वर्ड इम्पैक्ट का क्या मतलब है? असर डालना। ठीक है, क्या करना? असर डालना। अब असर से क्या मुराद है? ये क्या करते हैं, ये पेपर के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट ऑन पेपर। ठीक है, विथ इंक रिबन। किसकी मदद से या किसकी वजह से? जो इंक का सॉरी जो इंक का रिबन है वो क्या करता है? इम्पैक्ट डाल रहा होता है पेपर के ऊपर। इसकी मिसाल मिसाल है आपके पास, मैं यहीं पर मिसाल लिख देता हूं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है आपके पास टाइपराइटर। क्या है? टाइपराइटर इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, टाइपराइटर कौन होते हैं? अगर आपने पहले के टाइम पे या शायद ही पहले के टाइम में बनवाया हो, जब वो बनते थे, क्या कहते हैं उसको? डोमिसाइल। तो डोमिसाइल के अंदर हमारे पास जो लिखने वाला होता था वो टाइपराइटर। वो टाइपराइटर किस तरीके से लिखता था? उसकी की होती थी पेपर के ऊपर, एक पेपर चल रहा है, पेपर के ऊपर जाकर ठक 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 इस तरीके से हमारे पास क्या करती थी? वो ठक 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 जनरेट करती थी। ठीक है, जो आपने की प्रेस की होगी उस की जाके उसकी एक स्टैम्प होती है ना, जैसे स्टैम्प हम लगाते हैं वैसे ही वो जाके उस पर प्रिंट कर देती थी। ठीक है, तो ये क्या होता है? टाइपराइटर की तरह काम करता है। जबकि इसके अंदर जो है ना, ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। मार्केट्स को क्या हो गया? ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, नॉन इम्पैक्ट होते हैं ये। ठीक है, ये क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट होते हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता इंक रिबन के साथ, या इंक रिबन की वजह से ये कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे होते हैं। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर, जो आजकल के प्रिंटर्स हम यूज कर रहे हैं, या फिर लेजर प्रिंटर, या फिर थर्मोस्टेट प्रिंटर। ठीक है,
तो इंकजेट और लेजर प्रिंटर, जैसे अगर हम कलर प्रिंटर की भी बात करें तो कलर प्रिंट भी हमारे पास क्या होता है, बगैर इम्पैक्ट के कलर प्रिंट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सी मिसाल है इनकी। अच्छा, इसमें प्रिंटर कोर्स होता है, इसमें डॉट मैट्रिक्स भी हो सकता है, डॉट मैट्रिक्स, या फिर देसी व्हील कर लेते हैं, चलो लाइन को छोड़ो, देसी व्हील प्रिंटर्स, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स और देसी व्हील प्रिंटर और उसके अंदर इंकजेट और लेजर हो गया। अब देखो ये जब इम्पैक्ट डाल रहा है पेपर के ऊपर, इंक रिबन बार बार जाके टच हो रही है, बार बार टच हो रही है, तो इसकी क्या होगी, स्पीड स्लोअर होगी बनिस्बत इसके, इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बात होगी क्या, स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, स्पीड फास्ट होगी और स्पीड स्लो होगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, जब ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा तो ये क्या करेगा, पेपर पे जाके बार बार हिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, ये नॉइसी बन जाएगा, इसका शोर बहुत आ रहा होगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉन नॉइसी होगा, इसका कोई शोर हमें सुनाई नहीं दे रहा होगा बनिस्बत इसके। अक्सर औकात इस पे भी हमें जब पेपर रोल कर रहा होता है तो वो रोलर का शोर हो रहा होता है, लेकिन हिट करने का कोई शोर नहीं होता, जबकि इसमें हिट करने का शोर होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये यूज कहाँ होते हैं, ये हमारे पास अभी भी कहीं ना कहीं यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि बड़े प्रिंटर्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, बड़े प्रिंटर्स के लिए यहाँ पर यूज हो रहे होते हैं, और ये तो रेगुलर हमें नॉर्मल जो हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। इसके अलावा होता है हमारे पास एक और जो कि होता है प्लॉटर, क्या होता है, प्लॉटर। और वो प्लॉटर्स क्या होते हैं, प्लॉटर्स हमारे पास इंडस्ट्रियल यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास बड़े जो है साइन बोर्ड्स, पिल बोर्ड्स, ठीक है, जो हम प्रिंट कर रहे होते हैं, जिनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी आ रही होती है, वो बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे होते हैं, तो उनके लिए वहां पर प्लॉटर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पांचवें सवाल की जानिब। अच्छा जी, तो हम लॉन्ग सॉरी शॉर्ट सवाल कंक्लूड कर चुके हैं, हमारे पास लॉन्ग का पहला सवाल आता है। लॉन्ग का हमारे पास पहला सवाल है, जिसके अंदर कहता है कि मॉनिटर क्या है, ठीक है, और उसकी दो टाइप्स यानी कि CRT और FPD क्या है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले मॉनिटर्स की। व्हाट इज मीन बाय मॉनिटर। मैंने जिस तरीके से आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के अंदर यह बात बताई थी कि जो स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आएगा वो हमारा आउटपुट है, लेकिन वो आउटपुट आ किस पर है, वो आउटपुट आएगा मॉनिटर पे। तो इसको मैं कह सकता हूँ, इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्या है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जो कि क्या करती है, डेट डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करती है हमारे पास, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ठीक है, ग्राफिक्स टेक्स्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जनरेट करती है, क्या डिस्प्ले करती है, ये तमाम चीजें। अब बात कर लेते हैं इसकी दो टाइप्स की, जो कि क्या है हमारे पास, CRD एंड CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, CRT। अब ये जो कैथोड रे ट्यूब है हमारे पास, ये क्या होती है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पुराने दौर के मॉनिटर्स हुआ करते थे। उस मॉनिटर को अगर मैं कहूँ ट्रेडिशनल, तो ये बात दुरुस्त होगी। ये ट्रेडिशनल मॉनिटर्स थे हमारे पास, ठीक है, जहां पर हमारे पास वो जो क्या कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता था, फिर उसके बाद कलर नजर आने लगा, फिर उसके बाद इजाद होती है FPD की, तो FPD के अंदर फिर LCD, LED एंड इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल की। अब बात ट्रेडिशनल की है, तो अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम भी ट्रेडिशनल बनाते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल बनाइए डायग्राम, और इस ट्रेडिशनल के अंदर ये क्या है, एक, चलिए इसको हटा देते हैं, एक ट्रेडिशनल गन है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल गन जब फायर होती थी आगे एक शीट के ऊपर, ठीक है, या आगे एक कह लें एक कोटिंग के ऊपर कोटेड होती थी, किससे, फॉस्फरस की, ठीक है, फॉस्फरस की कोटेड एक यूं कह लें कि शीट होती थी, जिसकी मदद से हमें आगे डिस्प्ले नजर आता था। अब ये जो गन है, इस गन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, होती वो भी गन ही थी, लेकिन अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं कुछ इस तरीके से,
ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये जो डब्बा टाइप होता था हमारे पास, कि आगे से उसका इतना चौड़ा, आगे से उसकी इतनी चौड़ी स्क्रीन और पीछे से इस तरीके से। ये अगर आपने मॉनिटर्स ना देखे हो तो आप देख लीजिएगा। ये जो है मॉनिटर्स हमारे पास बड़े एनर्जी लेते थे, पावर लेते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिसोर्सेज बहुत इस्तेमाल करते थे, यानी बिल ज्यादा आता था। ये भी एक इसकी वजह होती थी। देखिए मिट गया। तो बहरहाल हमारे पास क्या होता है, ये जो है फॉस्फोरस कोटेड एक स्क्रीन होती थी। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है मोनोक्रोम, ठीक है, मोनोक्रोम का मतलब है एक कलर वाली। अब एक कलर, उसके अंदर क्या होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट जो हमें नजर आता था। और एक होता था आरजीबी। आरजीबी स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, जिसके अंदर हमें क्या हुआ, पिक्सेल्स के अंदर कलर नजर आने लगे। किसके अंदर, पिक्सेल्स, ठीक है। और पिक्सेल्स हम कहते हैं बहुत छोटे से डॉट को हमारे इमेज के, ठीक है, सबसे छोटा डॉट जिससे मिलकर एक इमेज बनती है, एक इमेज के ग्राफिक्स बनते हैं, उसको हम पिक्सल कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई कैथोड रे ट्यूब की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी टाइप, जो कि है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब नाम से जाहिर है, ऐसा पैनल, पैनल तो आपको पता होगा ना, पैनल क्या होता है, मोबाइल का जो जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल का जो स्क्रीन होती है उसको हम बात करते हैं पैनल भी कहते हैं। तो इसी तरीके से फ्लैट का मतलब है चिपटा पैनल डिस्प्ले, जिससे नजर आए, जिससे हमें आउटपुट मिले। अब ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले हमारे पास जब इसकी कैटेगरी आई ना, तो क्या हुआ, हमारे पास एक एक पोर्टेबल डिवाइस भी बन गए ना, जैसे मोबाइल है एक पोर्टेबल है हमारे पास, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इजी टू कैरी होता है। एफ एलसीडी एलईडी को आप उठाएं तो इजी टू कैरी होता है, आप उसको इजीली कहीं पे ले जा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर जो चीज आ जाती है वो आती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि एलईडी, सॉरी एलसीडी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, एलसीडी। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास हो सकती है लिक्विड, अरे सॉरी सॉरी, इसके अलावा हमारे पास हो सकती है लाइट इमिटिंग डायोड, और इसको हम जानते हैं एलईडी से, ठीक है, एलईडी। अब इसके अलग अलग फवायद है। इसके अलावा हमारे पास गैस प्लाज्मा डिस्प्ले भी हो सकती है, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले भी हो सकती है, तो हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज है। बस बात ये समझिएगा, ये फ्लैट पैनल होता है, पोर्टेबल होती है, इजी टू कैरी होती है, कम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करती है, और हर किसी के पैनल्स की डिस्प्ले अलग अलग होती है, इस वजह से हर चीज को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जाने। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर और टाइप्स। अब देखें, एक ही चीज ना बार बार हर एक आध चीज में रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। बेसिक स्ट्रांग होंगी तो हमें टर्मिनोलॉजीज आएंगी कि कौन सी बात क्या है, कौन सी टर्म का मतलब क्या है, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हम, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि सॉफ्टवेयर क्या है, नॉन टचेबल पार्ट, ठीक है, नॉन फिजिकल पार्ट हम इसको कह लेते हैं, ठीक है, नॉन फिजिकल होता है, इसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, सॉफ्टवेयर वो होता है। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास ना एप्लीकेशन होती है, दरअसल भी हो सकती है, एप्लीकेशन भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, इसकी टाइप्स। अब इसकी टाइप्स क्या है, हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से जाहिर है जो क्या करे, सिस्टम को चलाने में मदद दे, सिस्टम को चलाने में मदद दे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और क्या करता है, ये लिंक करता है विथ हार्डवेयर। अब ये बात क्या है हमारे पास भाई, कि हार्डवेयर के साथ लिंक करता है। इसकी बात मिसाल ऐसे है, जैसे कि आप कुछ चीज खरीद लेते हैं, कंप्यूटर आपने खरीद लिया, लैपटॉप आपने खरीद लिया, या दोनों में से कोई एक चीज खरीदी। जब आपने इन दोनों में से कोई एक चीज खरीदी तो वो क्या है, हार्डवेयर। क्या हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर, यानी कि बगैर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, बगैर यानी कि विंडो डाउनलोड किए क्या आप उसको चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो यानी कि उसके लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। क्या है, उसके लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत, सॉफ्टवेयर का
सिस्टम सॉफ्टवेयर तो चलो एक अलग कैटेगरी, सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, हार्डवेयर को चलाने में मदद देता है, लिंक विद हार्डवेयर, हार्डवेयर को भी चलाने में मदद देता है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास, जैसे मैंने अब कंप्यूटर चलाने की बात की, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम अगर अपने नॉर्मल विंडो की देखें, सॉरी नॉर्मल कंप्यूटर की देखें तो क्या है, विंडोज है, और हम देखें तो लिनक्स है। ठीक है, इस तरीके के जो कंप्यूटर को या सिस्टम को चलाने में मदद दे, वो क्या कहलाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारे मोबाइल में भी ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हर किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन भी डिफरेंट होता है, जैसे एंड्रॉइड 14, एंड्रॉइड 15, 13 एंड सो ऑन। क्या है, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर 14, 15 उसके वर्जन है। इसी तरीके से आईफोन, आईओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके वर्जन अलग अलग हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी एक सिस्टम को चलाने के लिए और भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर है डिवाइस ड्राइवर्स। आई गेस ब्लू पेन ने थोड़ा काम छोड़ दिया है, डिवाइस ड्राइवर्स। उसके लिए क्या है हमारे पास, डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर फर्मवेयर भी आ सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, हमारी बात को क्या करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं ये ब्लू रख ही देता हूँ, काम नहीं कर रहा। आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपके मोबाइल में टिकटॉक भी होगा यकीनन, स्नैपचैट भी होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम भी हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया, व्हाट्सएप हो सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप। अब ये क्या है, आपके तमाम एप्लीकेशंस है। अब एप्लीकेशन आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन हमारी नीड पर चलती है। क्या होती है, जब हमें नीड पड़ती है तो ही हम उसे डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे होते हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है यानी यूजर रिक्वायरमेंट होती है, तो तब ही हम उसको इंस्टॉल या डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो हमें यहां से ये क्या बात समझ आती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर स्पेसिफाइड हो। ठीक है, यूजर स्पेसिफाइड हो या यूजर रिक्वायरमेंट के ऊपर बनाया गया हो, या यूजर को अपनी जरूरत पड़ने पर इंस्टॉल या डाउनलोड करना पड़े, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी के सॉफ्टवेयर, और क्या हो सकते हैं हमारे पास, बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा बेशुमार और भी। ठीक है, तो बात असल में समझ आनी चाहिए कि बात यह है कि जब हमें जरूरत पड़ती है हम जब करते हैं। ठीक है, तो वो फिर कोई भी हो सकता है, उससे हम अपने बहुत सारे काम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कुछ सवाल की जानिब। हमारे पास आज के इस लेक्चर का आखिरी यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मैं ऐसे लिख देता हूं। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि why do we need secondary storage device? Why do we need secondary storage device? हमें जरूरत क्यों पड़ती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की? सेकेंडरी मैंने स्टोरेज लिखा है बस, सेकेंडरी स्टोरेज। अच्छा, ये बात तो बहुत ही यानी कि ना एक नॉर्मल बात है कि हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बात देखिए भाई, अब तक हमने जो मेमोरीज पढ़ ली उसमें हमने क्या पढ़ा था, रजिस्टर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने कैशे का भी जिक्र किया था, इसी के साथ साथ मैंने रैम का भी जिक्र किया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने रोम का भी जिक्र कर चुका हूं मैं अभी तक। ठीक है, तो मैं इन चीजों का जिक्र कर चुका हूं। ये बात क्या है, हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी।
प्राइमरी का मतलब तो ये है ना कि प्राइमरी का मतलब है कि वो उस सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, जिसके बगैर सिस्टम नहीं चल पाएगा, ठीक है, वो जरूरी है। अब प्राइमरी के अंदर क्या आ जाती है, प्राइमरी के अंदर ये दो चीजें आ जाती हैं। अच्छा, ये दो चीजें तो सीपीयू के साथ अटैच्ड होती है ना, तो हम इधर बात करें इसकी। प्राइमरी के अंदर ये दो चीजें आ जाती हैं। अब आपको ये बात भी पता है कि रैम होती है बड़ी छोटी, ठीक है। रैम क्या होती है, बहुत छोटी होती है। जैसे कि ये रैम है, ये रैम क्या होगी भाई, आपको 16 GB, ठीक है, 16 GB, 32, 64, ठीक है, 128, 128 तो बहुत नहीं होती है, यूँ समझे कि बस ये इतना आप इसको कंसिडर कर लें कि ये इतनी होती है। तो इतनी होती है, तो इतने में तो हम आजकल मोबाइल भी ले लेते हैं। हम कहते हैं मोबाइल भाई 256 GB का होना चाहिए उसकी स्टोरेज, या फिर उससे ऊपर की होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये छोटी मेमोरी है। अगर मैं रोम की बात करूं, तो रोम जो है ना भाई, रोम हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास बायोस को सेव करती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को, जो कि ये भी बड़ी छोटी स्टोरेज होती है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिटिल स्टोरेज, ठीक है, कम स्टोरेज में होती है कि जितना बायोस उसका चल सके। ये स्पेसिफाइड कहीं होता है कहीं नहीं होता, ठीक है। तो ये लिटिल स्टोरेज में ये काम कर रही होती है। तो अब ये दोनों कम स्टोरेज है, क्या है इन दोनों के पास, लेस स्टोरेज है। तो लेस स्टोरेज स्पेस इधर है, तो हमें क्या चाहिए, जहां हम डेटा ज्यादा स्टोर कर सकें। इसकी वजह से हमें जरूरत पड़ती है, क्या पड़ती है, मोर स्टोरेज। इसकी वजह से हमें जरूरत पड़ती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास क्या क्या हैं, हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर पुराने दौर की बात करूं तो सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। अभी की बात करूं तो हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी और एसएसडी और यूएसबी और सो ऑन। एचडीडी स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, एस सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसके अंदर हम ज्यादा स्टोरेज को ज्यादा कैपेसिटी में ज्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकें, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो यही जरूरत पड़ी थी हमें कि ये जो प्राइमरी थी, इसमें तो भाई जगह ही इतनी नहीं थी, इसकी जगह पर हम क्या करें, ज्यादा डेटा स्टोर करने वाली एक और डिवाइस लाएं, जिसको हमने नाम दे दिया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। तो उम्मीद है आप लोग को चैप्टर नंबर 1 का कंटेंट समझ आया होगा। इसके सवाल आपने सारे कॉन्सेप्चुअल पढ़ के उसको नोट डाउन, उसमें से बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो यहां तक था हमारे चैप्टर नंबर 1 के 2027 एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।